नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं शाकिब मिश्रा। तो आइए आज हम इतिहास का अध्याय 1 पढ़ेंगे। कक्षा 6 की ये एनसीईआरटी की बुक का अध्याय 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहली वीडियो में हम इस पुस्तक की विषय सूची के बारे में पढ़ चुके थे कि हमें इस पुस्तक में कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं और अध्यायों के बीच में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस पुस्तक का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को आप शेयर कर दें और लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, तभी आप मेरी वीडियो को और मेरी बातों को समझ पाएंगे। नहीं तो आप थोड़ी सी देख के छोड़ देंगे तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये अध्याय पढ़ना, जिसमें हम जानेंगे कि आखिरकार इतिहास कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो आइए पढ़ना हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। और इसमें मैं आपको जहाँ कहीं पे भी छोटे आईएमपी पॉइंट्स आएंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा, आप उन्हें अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, या आपको भी कुछ पॉइंट अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें भी अपने हिसाब से नोट करते चलिए। ठीक है, तो रशीदा का सवाल। रशीदा यहाँ पे कुछ सवाल कर रही है, तो आइए पढ़ते हैं वो क्या सवाल कर रही है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। ठीक है मित्रों, कहाँ पड़ी इसकी? वो एक अखबार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। वो क्या लिखा था? 100 साल पहले। क्या लिखा हुआ था उस सुर्खी में? 100 साल पहले। आप सुर्खी समझते हैं? सुर्खी मतलब जैसे देखिए अखबार समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। ठीक है, तो वही सुर्खी होती है। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसकी इस सुर्खी पे निगाह पड़ी 100 साल पहले। तो कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा? सोचिए मित्रों, क्या आप आज अगर हमें ये सारा ज्ञान नहीं होता तो आप सोचिए, सोच कर देखिए, क्या हम ये इस बात के बारे में सोच सकते थे कि 5000 साल पहले क्या हुआ होगा? हम नहीं सोच सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने मिलकर जो भी विकास किया, तो आज हम इस स्थिति में है कि हम 100 साल पहले, 200 साल पहले, 3000 साल पहले, 2000 साल पहले कुछ चीज़ों का अनुमान लगा के पता लगा सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ये आज की टेक्नोलॉजी की देन है, जिसके कारण हम बहुत पुराने समय को भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत पुराने समय का भी हम थोड़ी बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे हमें हमारे अतीत के बारे में पता चलता है। तो देखिए कैसे पता लगाया जाता है। तो देखिए पुराने समय में क्या हुआ, वह चीज़ कितनी पुरानी है, तो उसका कैसे पता लगाते हैं। तो इसमें हम यही जानेंगे कि कैसे पता लगाते हैं। तो आइए जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें जानना है कि कल क्या हुआ था। मान लीजिए एक क्रिकेट मैच आ रहा है। ठीक है, एक क्रिकेट मैच आ रहा है। अब आप जब क्रिकेट शुरू हुआ, आप उसे बैठे देखने के लिए, तो उस समय लाइट चली गई। ठीक है दोस्तों, क्या चली गई? लाइट चली गई। और आपके मोबाइल में भी इतना डाटा नहीं है कि आप मोबाइल पे मैच देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको अगर आपके मैच के बारे में जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे शहर में ही लाइट गोल है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि पूरे शहर में ही लाइट गोल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के समय में बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, आप नहीं तो कहेंगे कि मेरे घर में तो इन्वर्टर लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए पूरे शहर में लाइट गोल है, आपके मोबाइल में भी डाटा नहीं है, आपकी कोई दूसरा दोस्त है उस आसपास किसी के पास भी मोबाइल में डाटा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको अगर उस मैच के बारे में जानना है तो आप क्या करेंगे? एक दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगले दिन सुबह रेडियो पे सुन सकते हैं कि उस मैच में क्या क्या हुआ। ठीक है, उस मैच में किसने कितने रन बनाए, उस मैच में किसने कितने विकेट लिए, तो आपको पूरे एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उस मैच के बारे में कहाँ कहाँ जान सकते हैं? रेडियो पे सुन सकते, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, अखबार पे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो।
लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें पिछले साल के बारे में जानना है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आजकल तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति से बात करने की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें कोई महत्वपूर्ण घटना है और वो पिछले साल घटित हुई थी, तो हमें उसके लिए जानने के लिए किसी ऐसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है कि स्मृति उसको उस समय की स्मृति हो। हाँ, हमें उस व्यक्ति की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हमारी वो घटना घर में घटित हुई हो। ठीक है, कोई घटना पिछले साल घटित हुई है हमारे घर में, तो हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे व्यक्ति के जिसको वो पिछले साल की घटना उसकी स्मृति में उसे याद हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें क्रिकेट मैच के बारे में जानना है, ठीक है, आईपीएल के बारे में अगर आपको जानना है, 2014 के आईपीएल के बारे में जानना है, तो आप क्या डालेंगे, आईपीएल 2014। मोबाइल में आप डाल देंगे आईपीएल 2014, तो पूरी लिस्ट उसमें आ जाएगी कि आईपीएल 2014 में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको आपके घर के बारे में जानना है कि पिछले साल आपके जन्मदिन पे कौन कौन आया था या क्या क्या हुआ था, तो इसके बारे में आपको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसको उस लिस्ट के बारे में ज्ञान हो कि आपके जन्मदिन में कौन कौन आया था और किस किसने क्या क्या दिया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अब मान लीजिए आपको आपके आसपास की चीज़ें हैं उसके बारे में जानना है कि और भी ज़्यादा पहले और भी बहुत समय पहले क्या हुआ था, तो ये हम कैसे जानते हैं। हमें हमारे देश के बारे में जानना है कि बहुत पहले हमारा देश कैसा था। ठीक है, कई हजारों साल पहले हमारा देश कैसा था, हमारे लोग कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, यह जानना है तो हम कैसे जानेंगे। तो अब प्रश्न है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अतीत है, हमारा इतिहास है, उसके बारे में हम क्या क्या और कैसे कैसे जान सकते हैं। तो देखिए क्या क्या जानना होगा, अगर हमें हमारे अतीत के बारे में जानना है तो क्या क्या हमारे मन में क्या क्या उत्सुकता आ सकती। तो देखिए आ सकती है कि उस समय के लोग क्या खाते थे, उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उस समय किस तरह के घर में रहते थे। ठीक है, वो अपना खाना आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। आखेटक के बारे में, पशुपालक हो गए, कृषक हो गए, शासक हो गए, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है मित्रों, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जान सकते हैं। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, इनके बारे में भी हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, देखिए जब हम खोज करेंगे तभी जान पाएंगे। ठीक है, आसपास हम नदियों के पास में और भी जगहों पे हम आसपास जब खोज करेंगे तभी हम जान पाते हैं, नहीं तो अगर हम आसपास खोज नहीं करेंगे, हमारे मन में ये सवाल नहीं उठेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे, वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या उड़ते थे, क्या पहनते थे। अगर ये सारी उत्सुकता हमारे मन में नहीं उठेंगी तो हम हमारे अतीत के बारे में नहीं जानेंगे। तो हमें हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए इन सारी उत्सुकता की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तभी हम हमारे अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है मित्रों, तो अभी हम क्या है, नर्मदा नदी देखेंगे मानचित्र 1 में। ठीक है, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल, अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। अब तुम पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इस मानचित्र में इन सबको देखेंगे, नर्मदा नदी भी देखेंगे, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बारे में भी जानेंगे। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजान प्रारंभ किया था।
ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपके यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है हमारा कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बारे में क्या पॉइंट बनता है। देखिए वो ये पॉइंट है कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उपजाना प्रारंभ किया। तो आपको ऐसा प्रश्न आ सकता है कि 8,000 वर्ष पूर्व किस जगह पर, किस स्थान पर गेहूं और जौ की फसल का उपजना प्रारंभ हुआ था। ठीक है मित्रों, तो वो कहाँ हुआ था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे। उसका उत्तर क्या देंगे आप? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका बनता है कि 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजान प्रारंभ किया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया। ठीक है, आपको इस तरह का प्रश्न आ सकता है तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, तो अभी हम मानचित्र में इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजा। वो स्थान कौन सा था? विंध्य के उत्तर में स्थित था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वो कौन सा स्थान था? विंध्य के उत्तर में स्थित था। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा कि सबसे पहले चावल कहाँ पर उपजा, तो कहाँ पर उपजा? विंध्य के उत्तर में उपजा। ठीक है दोस्तों, आइए अब इस मानचित्र को देखते हैं। पहले हम नीचे का भी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पता लगाने के लिए बोली गई हैं। तो देखिए, हमें पता लगाने बोला गया है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी हम हमारे मानचित्र में देखते हैं। उसके बाद गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में भी हम ऊपर जानते हैं कि सोन नदी कहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस मानचित्र में और देखते हैं, ऊपर से देखना शुरू करते हैं हम कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको सिंधु नदी दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये है सिंधु नदी हमारी, ये आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी ये पूरी ऊपर से आई है। कहाँ से आई है? ये यहाँ से ऊपर से आई है सिंधु नदी, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से होती हुई ये सिंधु नदी आई है। तो अब देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो हो गई झेलम, ठीक है दोस्तों, फिर चेनाब, फिर उसके बाद रावी नदी, फिर सतलुज, फिर ये ब्यास नदी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये काबुल नदी आ रही है यहाँ पे। तो ये हो गई अपनी सिंधु नदी और ये बाकी सब उसकी हो गई सहायक नदियाँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हो गई किरथर की पहाड़ियाँ। ये क्या है? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, तो किरथर एवं सुलेमान की पहाड़ियों पे हमें क्या मिला था दोस्तों? किरथर एवं सुलेमान की पहाड़ियों पे हमें सर्वप्रथम जौ और गेहूं की फसलों का उपजना प्रारंभ हुआ था। तो ये कहाँ पे हमारा? उत्तर पश्चिम में ये है किरथर एवं सुलेमान की पहाड़ियाँ। अगर आपसे इनका वर्तमान स्थान पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, क्या है? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ स्थित हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास में। ठीक है दोस्तों, काबुल नदी कहाँ से आती है? तो काबुल नदी बहती है कहाँ? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में, और आगे जाके कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप कुछ अपने प्रश्न बना सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आए तो हमें मिलेगा थार का मरुस्थल। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा यहाँ पे राजस्थान में थार का मरुस्थल। अब इसके बाद हम यमुना नदी को देखते हैं। तो ये हमारी यमुना नदी आप देख सकते होंगे, और ये आगे जाके कहाँ मिल जाती है? ये गंगा में मिल जाती है यमुना नदी। चंबल कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में जाके। ठीक है दोस्तों, सोन नदी कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो ये हमारी गंगा नदी हो गई, और ये गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हो गई, यमुना हो गई, सोन नदी हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये आके गंगा नदी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इस तरफ हमारे पूर्व में क्या है? गारो की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? पूर्व में है गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ये ऊपर से आती है और यहाँ पे जाके नीचे गंगा नदी में मिल जाती है, और फिर ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक साथ बहती हैं बांग्लादेश में, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए थोड़ी सा नीचे चलते हैं तो हमें मिलेंगी यहाँ पे विंध्य पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिलेगी मित्रों? विंध्य पहाड़ी मिलेगी, और ये बीच में से नर्मदा नदी बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। और यहाँ पे नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं?
सतपुड़ा की पहाड़ी है और पूर्व में है बिंद की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे है ताप्ती नदी, ये भी नर्मदा के समानांतर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये आपको यहाँ पे महानदी दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी आती है दोस्तों? गोदावरी नदी। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिए। नीचे इनका जिक्र आएगा कि गोदावरी नदी के आसपास क्या था। फिर ये दक्कन का पठार है, फिर यहाँ पे ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तुंगभद्रा नदी है और कृष्णा नदी है, फिर पेन्नियार नदी है, उसके बाद कावेरी नदी और पूर्वी घाट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये हमारे देश का एक और हिस्सा है लक्षद्वीप, और इस तरफ है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। ठीक है मित्रों। देखिए इस चित्र में कोई भी रेखा या पैमाना नहीं दिया गया है। ये सादा सिंपल सा प्राकृतिक मानचित्र है जिसमें सिर्फ नदियों के बारे और पठारों के बारे में बताया गया है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अभी अभी हमने सिंधु की सहायक नदियों के बारे में पता लगा लिया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस नदी के आसपास क्या मिला। तो देखिए सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सहायक नदी के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ प्रारंभिक नगर फले फूले थे। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। या आप इन सब को शॉर्ट में अगर जानना चाहते हैं तो मैं इतिहास की वीडियो अभी डाल ही रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैंने वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल, इन सारी चीज़ों के बारे में डाला है, वीडियो डाली है। ठीक है दोस्तों। तो आप वहाँ से भी जाके सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, हमारी ऋग्वेद हो गए, उनके बारे में आप वहाँ से जाके जान सकते हैं कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कौन से प्रारंभिक नगर बसे थे। गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटीय तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और 2500 वर्ष पूर्व कहाँ कहाँ हुआ था? गंगा नदी के किनारे और समुद्र तट पर। गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? नदी सोन का पता लगाओ। तो अभी अभी मित्रों हमने देखा था गंगा नदी और सोन नदी को। ठीक है दोस्तों। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहते थे। ठीक है दोस्तों। तो गंगा नदी हमारी इस प्रकार से ऐसे उत्तर में बहती हुई जा रही थी और यहाँ पे जाके बांग्लादेश में जाके और कहाँ पे चली गई थी? वो चली गई थी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो जो इसका ये दक्षिणी क्षेत्र है, गंगा नदी का ये जितना भी पूरा दक्षिणी क्षेत्र है, इसे का क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। देखिए मैं आपको बताता हूँ चित्र में। ये आप देख पा रहे होंगे, ये गंगा नदी गई है इस तरीके से। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये गई है हमारी गंगा नदी नीचे तक। तो ये गंगा नदी के ये जो दक्षिण का क्षेत्र था, ये पूरा, इसे क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। ठीक है मित्रों, क्या कहा जाता था? ये मगध कहा जाता था। ये सबसे बड़ा और सफल साम्राज्य था मगध। ठीक है दोस्तों। वर्तमान बिहार से इसे वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसी ऊंची पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः अभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है मित्रों। तो देखिए लोगों की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि उन्हें कुछ ना कुछ काम करना ही। ठीक है मित्रों, कुछ ना कुछ काम करना उन्हें पड़ता ही है, तभी वो जीवित रह पाते हैं। ठीक है, हम लोग कब जीवित रह पाते हैं? जब हमें कुछ ना कुछ काम करने के लिए मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। अगर हमें कोई काम करने नहीं मिलेगा और हम फालतू ऐसे ही बैठे रहेंगे तो क्या होता है? हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से लोगों को काम की तलाश में इधर से उधर घूमना ही पड़ता था। और देखिए पहले के पुराने समय में प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि उन्हें आज की तरह सुविधाएं
तो मिलती नहीं थी, इसलिए उस समय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह से उत्सुकता बस ही यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई तो एक जगह से दूसरी जगह आएगा जाएगा और अपने साथ उस जगह की कुछ ना कुछ यादें लेके जाता ही है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो देखिए, पुराने ज़माने में तो लोग काम के लिए, मतलब आज भी हम काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, हम वहीं पे कुछ ना कुछ अपना इंतजाम कर ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। तो देखिए, आज भी हम लोग यात्रा करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो आइए जानते हैं क्यों करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ठीक है दोस्तों, देखिए, पर्वत, पहाड़, समुद्र, पुराने लोग इन्हें पार नहीं कर सकते थे। ठीक है, उनकी कुछ सीमाएं थी, इसलिए वो इन सारी चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। फिर भी कुछ लोग साहस करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इन आगमन से हमारी संस्कृति को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ लोग करते रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों का काम ही है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि अकेला नहीं रह सकता, वो एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो कि समाज के बिना नहीं रह सकता, ना ही जीवित रह सकता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए मानचित्र में क्या दिया, दक्षिण एशिया। क्या है दक्षिण एशिया? मतलब दक्षिण एशिया से क्या मतलब होता है? तो देखिए, दक्षिण एशिया में क्या क्या आता है? भारत आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो ये हमारे इतने देश दक्षिण एशिया में आते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के 6 देश दक्षिण एशिया में आते हैं। और मध्य एशिया, आइए आगे जानते हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, तो मानचित्र में हमें दक्षिण एशिया और इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश कौन कौन हो गए? अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे उत्तर में पहाड़ है, ठीक है, पर्वत पहाड़ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रायः क्या कह देते हैं? उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी जानकारी दी हुई थी यहाँ पे, जिसे हमने जाना। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि पहले यात्रा करना आसान नहीं था। ठीक है, फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे।
इस आगमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे खाने पीने के मामले में कैसे अपनाते थे। मान लीजिए आप अपने दोस्त के यहाँ गए हैं और आपको दोस्त की माँ ने बहुत ही अच्छा मंचूरियन, ठीक है, बहुत ही अच्छा मंचूरियन बना के खिलाया, तो अब आप घर पे आके अपनी माँ से क्या कहेंगे कि माँ आप भी उनके जैसा, मेरे दोस्त की मम्मी के जैसा मंचूरियन बना के मुझे खिलाओ। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी माँ को तो पता नहीं कि आपकी दोस्त की माँ ने किस प्रकार से वो भोज्य पदार्थ बनाया, तो आपकी माँ क्या करेंगी, आपके दोस्त की माँ से ये पूछेंगी कि आपने वह भोज्य पदार्थ कैसे बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं, क्या है, आप कहीं पे खड़े हुए हैं और आपके सामने कुछ बन रहा है। ठीक है, कोई बिल्डिंग या घर, कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, आप उसे कुछ ना कुछ बोलेंगे कि नहीं इस प्रकार से भी तुम कर सकते हो, वहाँ पे डिजाइन डाली जा रही है, तो आप क्या करेंगे, अपने विचारों को उन्हें भी बताएंगे कि इस प्रकार की भी डिजाइन आप डाल सकते हैं। अब आइए जानते हैं देश का नाम। तो अब हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया और भारत। ठीक है, हमारे देश का नाम है भारत और साथ में हमें जो बाहर के लोग हैं वो हमें इंडिया नाम से बुलाते हैं हमारे देश को। ठीक है, जो भी क्षमा कीजिए, जो भी वेस्टर्न कंट्री हैं वो हमें किस नाम से बुलाती हैं, इंडिया नाम से बुलाती हैं। विश्व में हमें इंडिया नाम से जाना जाता है, बाकी भारत, हमारे देश का भारत और इंडिया दोनों ही नाम है। तो आपको पता है कि हमारे देश का भारत या इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो देखिए इंडिया शब्द है वो किससे निकला है, इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। ठीक है दोस्तों, तो यह नाम हमें किसने दिया, 2500 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर से कौन आए, ईरानी और यूनानी लोग आए। उन्होंने जो हमारी सिंधु नदी थी, कि कौन सी नदी थी, सिंधु नदी थी, उसे क्या कहकर बुलाया, इंदोस या इंदोस। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से उन्होंने ही हमें क्या कहना शुरू कर दिया, इंडिया कहना शुरू कर दिया, जो सिंधु नदी के पूर्व में बसे हुए थे। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है मित्रों, लगभग 3500 वर्ष पुरानी है यह कृति। तो हमें जो भारत शब्द है उसका उल्लेख संस्कृत के प्रारंभिक रीति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। अब आइए जानते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। ठीक है, तो अतीत के बारे में कैसे जाने, ये पॉइंट हम पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। ठीक है मित्रों, तो देखिए हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए एक सबसे अच्छा स्रोत है कि हमें हमारे अतीत के बारे में ढूंढना होगा। ठीक है, ऐसी पुस्तकें ढूंढनी होंगी जिसमें हमारे अतीत के बारे में लिखा हुआ हो। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। ठीक है, क्या होता है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जान लेते हैं पांडुलिपि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ। ठीक है, तो नीचे एक पृष्ठ दिया गया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि
को तुम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बुर्ज साल से बनी हुई पांडुलिपि है जिसपे कुछ लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम संस्कृत में तो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ये पुराने ज़माने की लिपि है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब देखिए, ये छाल की होती थी तो स्वाभाविक सी बात है कि इन्हें कीड़े मकोड़े खा ही लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कुछ पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं जहां प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। ठीक है मित्रों, तो ये पांडुलिपियां इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनके अतिरिक्त हमारी यहाँ महाकाव्य, कविताएं एवं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है दोस्तों, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने पड़ोसियों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है दोस्तों, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करता था। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे एक पांडुलिपि दी हुई है। इस प्रकार की ये पांडुलिपि हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभिलेख अभी ये वाला अभिलेख, इस अभिलेख के बारे में यहाँ पे बात की गई है। किस अभिलेख के बारे में? इस अभिलेख के बारे में यहाँ बात की गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे का। तो यह अभिलेख कहाँ मिला था? वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार में प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है मित्रों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिरकार ये जो ऊपर अभी हमने अभिलेख देखा, ये जो अभिलेख है तो ये किस पे लिखा गया है? ये एक पत्थर पे लिखा गया है अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पत्थर पे अभिलेख लिखवाने का क्या फ़ायदा है? आखिरकार इसके क्या लाभ हैं कि पत्थर पे इस तरह के अभिलेख लिखे जाते थे? ऐसा करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो आइए इस पॉइंट में हम इसी के बारे में जानेंगे। आखिरकार इस प्रकार के अभिलेख क्यों लिखवाए गए और उन्हें लिखवाने में क्या कठिनाइयाँ आई। तो ये एक पुरातात्विक नज़रिए से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, किसने बताया? पुरातात्विक जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बारे में बताया कि ऐसा क्यों किया जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक और परिभाषा हमें मिल गई, एक और बारे में एक और जानकारी मिल गई कि पुरातात्विकविद कौन कहलाते हैं। तो पुरातात्विकविद कौन कहलाते हैं? जो अतीत की वस्तुएं, ठीक है, जो अतीत में बनी हुई वस्तुएं हैं उनका जो व्यक्ति अध्ययन करते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखे कुछ चीज़ें, तो जो व्यक्ति इन पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरातात्विद कहा जाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
जो भी पुराने जिन्हें हम खंडहर समझते हैं, ठीक है, बेकार समझते हैं, उन सब के बारे में पुरातत्वविद अध्ययन करते हैं। ठीक है मित्रों, उनके लिए ये चीज़ें क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। वे हथियारों, औजारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे जो पुरातत्वविद हैं वो जो प्राचीन सभ्यताएं जहाँ पर मिली हैं उनके आसपास वे और भी खुदाई करते रहते हैं और उसमें ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं जो पुरानी हों, जैसे कि गहने हो गए, कुल्हाड़ी, मिट्टी के बने हुए बर्तन, इन सारी चीज़ों को वो ढूंढते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी वस्तुएं मिलती हैं वो अलग अलग पदार्थों की हो सकती हैं, कुछ पत्थर की हो सकती हैं, कुछ पक्की मिट्टी की बनी हुई हो सकती हैं, कुछ धातु की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे तत्व हैं जो कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ये जितने भी पदार्थ होते हैं ये कैसे होते हैं, जो कि जल्दी नष्ट नहीं होते। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ठीक है, इससे भी उन्हें पता चलता है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। ठीक है, इससे भी पता चल जाता है, जैसे उन्हें किसी मछली की हड्डी मिली तो इससे वो क्या अंदाज़ा लगाएंगे, किसी जानवर, चिड़िया या मछली की किसी जगह पे उनको हड्डी मिली, ठीक है, उसके अवशेष मिले, तो इससे वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि अतीत में लोग मछली खाते थे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मोहनजोदड़ो से और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे कुछ जगहों से अन्न के दाने मिले। क्या प्राप्त हुए, वहाँ से अन्न के दाने मिले, तो इससे क्या अंदाज़ा लगा लिया गया कि इस समय के लोग गेहूँ और चावल से परिचित थे। ठीक है दोस्तों, वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। तो देखिए वनस्पतियों के अवशेष जैसे अन्न के दाने हो गए, लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, ठीक है, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। और ये इन वनस्पति वाली चीज़ें जो रहती हैं, वनस्पति के अवशेष मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये मिट्टी में बहुत ही जल्दी मिल जाती है। ठीक है मित्रों, अब आइए इन चित्रों को देख लेते हैं। ऊपर ये कुछ चित्र दिए गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक मटका दिया हुआ है और इसके बाजू में ये मोहरें दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोहनजोदड़ो जो हमारी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, उसमें ये मिले हैं। तो देखिए आइए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इन चित्रों के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चित्र कहाँ से मिले। बाएं, प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का उपयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। दायां, पुराने चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, आजकल जो हम सिक्कों का उपयोग करते हैं वो कैसे होते हैं, क्षमा कीजिए, वो गोल होते हैं। और ये कैसे हैं, ये पूरे चौकोर भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इनकी जो बाउंड्री है वो कितनी उबड़ खाबड़ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सिक्के 2500 वर्ष पहले उपयोग किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला पॉइंट है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो आइए इस पॉइंट में हम जानते हैं कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्हें कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे अथवा नहीं। तो देखिए पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पुरातत्वविद हैं हमारे, वो किस इतिहासकार हैं, वो किसी भी प्रकार की पांडुलिपि, अभिलेख या पुरातत्व से ज्ञात जानकारी जब उन्हें मिलती है तो वो उसे क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। इतिहासकार इन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार किन्हें कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। और जो इतिहासकार, जो व्यक्ति पुरानी वस्तुओं का, जो इतिहास से जुड़ी हुई, अतीत से जुड़ी हुई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। और जो इन सारी पांडुलिपियां, अभिलेखों और पुरातत्व का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इतिहासकार एक प्रकार से जासूस की तरह होते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ मिलती है, कोई भी स्रोत मिला, कोई पांडुलिपि मिली या कोई अभिलेख मिला, कोई पुरातत्व चीज, कोई वस्तु मिली अतीत की, तो वो एक सुराग की तरह उनके लिए होती है कि अब इसके बाद क्या हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अब इतिहास में ऐसा क्या हुआ होगा, इधर पे ये चीज़ कैसे मिली, तो वो इस तरीके से इतिहास की खोजबीन करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक। तो देखिए अतीत क्या है, अब हम सभी देखिए हर व्यक्ति की एक अलग सोच होती है और हर व्यक्ति अपने अलग तरीके से सोचता है। तो जितने इतिहासकार होंगे उतने ही प्रकार के मत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें ऊपर शब्द यूज किया गया है हमारे अतीत, तो ये हमारे अतीत जो शब्द है वो कैसा है, वो बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग उनके लिए अतीत के मायने अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हर आदमी की सोच अलग होती है, उसी प्रकार से उनका अतीत को देखने का नज़रिया भी अलग होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि अभी आपने अपने देश में देखा होगा, हम दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो हमें वहाँ पे बहुत कुछ संस्कृति में बदलाव मिलेगा। हम पूर्व भारत में चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे हमें अलग संस्कृति देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से पुराने समय में भी था, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के व्यवहार और रीति रिवाज थे। ठीक है, इसी प्रकार पुराने ज़माने में भी, हमारे अतीत में भी पशुपालकों कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से अलग था। व्यापारियों का जीवन कृषकों राजा रानियों के जीवन से अलग था। इसी प्रकार से सभी का अपना अपना जीवन अलग अलग प्रकार का था, जैसा कि अभी भी होता है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए अभी भी अंडमान द्वीप ऐसा द्वीप है जहाँ पे लोग बाग शिकार अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर करते हैं, शिकार पर निर्भर करते हैं। इसके विपरीत हम शहरों में रहने वाले लोगों के लिए क्या है, खाद्य हम हमारे खाने के लिए किन्हीं दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है मित्रों, क्या करते हैं, हम किसी दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं हमारे भोजन के लिए। ठीक है, इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, तो देखिए उस समय क्या था, जो भी शासक था वो अपने जो भी युद्ध जीत के आता था, तो जो भी चीज़ें वो अच्छी करता था, उन सभी के बारे में वो लेखा जोखा रखा करता था। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो देखिए मित्रों, अधिकतर हम जब इतिहास हमारा पढ़ते हैं तो क्या है, अधिकतर जानकारी हमें राजाओं के बारे में मिलती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें उस समय के शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषकों, पशुपालकों जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो इसलिए हमें राजाओं के बारे में तो सारी जानकारी होती है, लेकिन उस समय के जो मछुआरे आम आदमी था उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, या बहुत मुश्किल से मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये सारे व्यक्ति जो है मछुआरे, संग्राहक, कृषक, ये अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब आइए तिथियों का मतलब जानते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उन दोनों की तिथि, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे,
वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वर्तमान समय में हम पुरानी तिथि और नई तिथि की गणना कैसे करते हैं। जो ईसाई धर्म प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म के आधार पर करते हैं। अतः 2000 वर्ष पहले कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले। ठीक है, तो अभी हमने देखा था 4700 वर्ष पूर्व, तो उसका अर्थ ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसी प्रकार से 2000 वर्ष पहले कहने का अर्थ क्या है, जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 2000 वर्ष पहले। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व कही जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले की तिथियों को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ईसा से पहले। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2000 को हमारा आधार वर्ष मानेंगे। ठीक है, क्या मानना है, आधार वर्ष मान के हम आरंभिक बिंदु को मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए इधर पे हम फिर से जान लेते हैं कि आखिरकार तिथि का उपयोग कैसे किया जाता है। आप लोग ईसा पूर्व और इनमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते होंगे, तो आज आपका ये समस्या हल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, अंग्रेजी में आपको मिलेगा बीसी, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो ईसा मसीह थे उनसे पूर्व। इसे हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, तो इसका मतलब है ईसा पूर्व होता है। और कभी कभी तुम तिथि में एडी देखते हैं। ठीक है, कभी कभी एडी भी देखेंगे, तो हिंदी में इसका मतलब होता है ईसा। ठीक है, क्या लिखा जाता है, ईसा लिखा पाते होगे, तो इसे एडी को क्या कहते हैं, एनो डोमी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, तो एनोडोमी मतलब क्या होता है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, एनोडोमी। ठीक है, एडी का मतलब क्या, ईसा मसीह के जन्म से, और ईसा पूर्व मतलब क्या, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 2000 में। ठीक है, 2000 वर्ष पहले। ठीक है, अब इसके पहले भी कोई घटना घटित हुई थी, तो क्या बोला जाएगा, 2000 ईसा वर्ष पूर्व। क्या बोला जाएगा उसको, 2000 बीसी। ठीक है, क्या बोला जाएगा, 2000 बीसी। ठीक है, हमने अभी ऊपर देखा था कि हम क्या लेंगे, 2000 वर्ष है जो वर्ष 2000, इसे क्या लेंगे, हमारा प्रारंभिक बिंदु। अब इससे 2000 वर्ष पहले, क्या इससे भी 2000 वर्ष पहले, तो इससे बोला जाएगा 2000 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, या ईसा पूर्व। ठीक है, क्या बोला जाएगा, ईसा पूर्व। अब ये जो बिफोर क्राइस्ट है, जो वर्तमान से कितने साल पहले हो गए, देखिए वर्तमान में हम 2022 में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं मित्रों, 2022 में चल रहे हैं वर्तमान में। और 2000 साल तो हमारे ये हो गए पूरे, कितने हो गए, 2000, ईसा मसीह के जन्म से लेके अभी तक कितने हो गए, 2000 साल हो गए टोटल। अब इसके 2000 साल पहले भी, मतलब ये बात हो रही है कितने, 4000 वर्ष पहले की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से तिथि की गणना की जाती है। आपको मैं अभी फिर से समझा दूंगा। ठीक है, आगे के पाठों में जब उधर पे डेट आएंगी तो वहाँ पे मैं आपको फिर से समझा दूंगा। आइए पढ़ते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीसीई का प्रयोग किया जाता है। सी अक्षर का प्रयोग होता है कॉमन एरा। ठीक है मित्रों, तो जो जहाँ पे आपको सीई दिखे उसका मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई दिखे वहाँ पे उसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जो वर्तमान में हम कैलेंडर यूज करते हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, वो हमारे देश में जब अंग्रेज आए तभी वो अपने साथ में इसको लाए थे। ठीक है, तो ये 200 वर्ष पहले इधर हमारे देश में इसका उपयोग होना शुरू हुआ। वैसे जो हम और दूसरे लोग भी होते हैं वो हमारे जो भारतीय कैलेंडर है उसका भी उपयोग करते हैं हम हमारे भारत देश में। लेकिन अब ऐसा है कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसको पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है वो। ठीक है, सभी देशों ने, अधिकतर देशों ने उस कैलेंडर को
अपना लिया है, इसलिए सभी उसी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्थानीय तौर पर हम अपने जो भारतीय कैलेंडर है उसका उपयोग करते हैं, लेकिन विश्व स्तर पे अंग्रेजी कैलेंडर का ही उपयोग होता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब वर्तमान से पहले। ठीक है, पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, पता लगाओ उनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। तो आइए हम पृष्ठ 3 पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन सी तिथियां दी हुई थी, हम उन्हें किस प्रकार से बता सकते हैं। तो देखिए मित्रों, आप यहाँ पे देख सकते हैं उन तिथियों को। ये देखिए हमारे लिए ये दी है 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 4700 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे क्या है 4700 वर्ष पूर्व। तो आप बता सकते हैं 4700 वर्ष पूर्व ये दी गई है अभी से, वर्तमान से 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें 2000 वर्ष कम करने होंगे। क्या करने होंगे दोस्तों, 2000 वर्ष इसमें से घटाने होंगे, क्योंकि इसमें जो ईसा मसीह हैं उनका भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ईसा मसीह का भी इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसमें से ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था उसे हमें घटाना होगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसमें से 2000 घटा दें तो ईसा मसीह के जन्म के 2700 वर्ष पूर्व, मतलब 2700 BC लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जब हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे तब आपको BC बिफोर क्राइस्ट या ईसा मसीह ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, तब मैं आपको इस चीज़ को एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा आज का पाठ। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि है अन्यत्र। ठीक है दोस्तों, क्या देख लेते हैं, अन्यत्र। जिस समय हमारे देश को हमने खोजा, जिस समय की सभ्यता हमने खोजी, उस समय विश्व में कहीं और भी एक और सभ्यता थी जिसके बारे में हम अन्यत्र में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। ऐसे अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। वैज्ञानिक यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ठीक है, तो उस समय की सभ्यता के बारे में ये लिपि दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वैज्ञानिकों ने उस लिपि को डिकोड किया है। ठीक है, उसका ट्रांसलेशन किया है। तो इस प्रकार का चौकोर अगर डिब्बा बना है तो उसका मतलब P है, इस प्रकार का बना तो उसका मतलब T, इस प्रकार का मतलब है तो O, फिर L, फिर M, फिर ये I और फिर ये S। तो ये इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया पोटोलमेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, KLIOPADRA। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिपि यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार से हमारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इसे डिकोड किया है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोशेटॉट नामक एक कस्बा है। कौन सा? रोशेटॉट नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, ठीक है, यूनानी तथा मिस्र लिपियों के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद वैज्ञानिकों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल में रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एक L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न
विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अन्यत्र पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप अन्यत्र भी जान गए होंगे कि मिस्र में जो अभिलेख मिला और उसे हमारे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से पढ़ा। देखिए मित्रों, जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो एक प्रश्न था कि आखिरकार ये पत्थरों पे अभिलेख क्यों उत्कीर्ण कराए जाते थे। तो देखिए दोस्तों, वो इसलिए उत्कीर्ण कराए जाते थे पुराने समय में, क्योंकि देखिए अभी के जैसे तो वहाँ पे, जैसे कि अभी हम कोई नियम बनाते हैं तो हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है जिसमें हम अपने जो भी हमारा देश है, हमारा जो भारत देश है, उसमें जो भी नियम बनते हैं, ठीक है दोस्तों, जो भी नियम बनते हैं उन्हें हम प्रिंट के द्वारा सभी लोगों में बांट देते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, उस समय तो कोई प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीज़ थी नहीं, तो इसलिए राजा क्या करते थे, अपना जो भी फरमान होता था या अपना जो भी विशेष चीज़ उन्हें बतानी है अपनी जनता के लिए, तो वो क्या करते थे, उसे पत्थर पे लिखा देते थे, शिलालेख लिख देते थे, जिससे सारी जनता समझ जाए। ठीक है, और उसमें क्या होता था, तो उसे बार बार मिटाना नहीं पड़ता था, उसे मतलब कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था, ना ही उसे कोई मिटा सकता था। ठीक है, क्योंकि वो शिलालेख है तो उस पर लिखी हुई चीज़ भी नहीं मिटेगी, तो उसे अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी जानना चाहेगा उस राजा के बाद भी उसका संदेश लोगों के सामने रहा आएगा। तो इसलिए उस समय ये इस प्रकार से लिखा जाता होगा। ठीक है, अब कल्पना करो तुम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। ठीक है, अब एक कल्पना करो कि आपको एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द हैं, जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे दिए गए थे। अब ये महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं। कृषि का प्रारंभ कब हुआ, 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का अध्याय। ठीक है दोस्तों, ये इसके प्रश्नोत्तर हैं, तो इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।